नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। पीएम मोदी 18वें रोजगार मेले में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ 61,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। 18वां रोजगार मेला देश में बता दें कि आयोजित होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकारी विभागों में युवाओं को पद दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम मोदी 18वें रोजगार मेले में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी और इसके साथ ही बता दें कि रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से इसमें हिस्सा लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की वर्तमान कानून व्यवस्था और विकास पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में हालात बेहद ही खराब है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भोले हैं और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में देश के तेजी से विकास का है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि उनका राज्य पीछे ना रहे और विकसित पंजाब बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा और इसी दिशा में पंजाब को भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। नायब सिंह सैनी ने पंजाब में पिछले 4 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां हुए ठोस काम नहीं हुआ है और केवल बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब फिर चुनाव का समय आया है, लेकिन पंजाब के लोग केवल वादों में बहके हैं। व्यवस्था दिन ब दिन खराब हो रही, किसका निर्देश है? देखिए, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वो खराब हुई है, क्योंकि बड़े बड़े सजाबाग सरकार दिए गए थे और साढ़े पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े भोले ने जी, वो गल्ला भी कह जाते हैं। परंतु मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहना है कि आने वाला समय ये ऐसा समय है कि जब देश ये विकसित गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। तो मैं पंजाब के लोगों को भी अपील करता कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साडा पंजाब भी ये पीछे न रहे, ये भी विकसित पंजाब बने। ये भी पंजाब जो पंजाब साडा देश का नंबर 1 सूबा सी, वो नंबर 1 सूबा बने और ये नंबर 1 सूबा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। मैं ये कहना भी चाहना है क्योंकि गल्लां तो बड़िया बड़िया करते हैं और आगे भी आप होनी गलियां बड़िया ही गल्लां होनी है, क्योंकि 4 सालों के बीच तो कुछ हुआ नहीं जो पहले बड़िया गल्लां की गई हैं। अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया, अब फिर शायद ये सोचते हैं कि बड़िया बड़िया गल्लां करके फिर सरकार के ऊपर काबिज हो जाएंगे। परंतु आज मुझे लगता है कि पंजाब के लोग उस गल को समझ गए ने कि गल्लां से कम नहीं चलना, अब तो काम करने से कम चलना है। और किसी की गल्लां विच अज पंजाब के लोग नहीं आएंगे, चाहे वो बड़िया गल्लां करन, चाहे वो जेड़ी मर्जियां गल्लां करन या कुछ प्रलोभन देन, परंतु ना प्रलोभना ते आन, क्योंकि जो वायदे इन्होंने किए सरकार के 4 साल निकले, 4 सालों के विच इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे महिलाओं पे उन्होंने वायदा किया कि साडी सरकार 1100 रुपये महीना देने का काम करेगी, वो नहीं दिता। चाहे इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की गल की थी, वो नहीं इन्होंने किया। और मैं तो ये भी गल बताना चाहना है कि मैं देख रहा सी कि यहाँ बुजुर्गों को जेडी सम्मान भत्ता देंगे हैं, जिन्हों की इनकम 60,000 रुपये है, उन्होंने इत्थे सम्मान भत्ता बुजुर्गों को दिता जाता है। साडे हरियाणा के जिन्ना बुजुर्गों की इनकम 3 लाख रुपये है, उन्होंने दिता जाता है। ये कितना बड़ा अंतर है। साडे यहाँ लगभग 44 लाख बुजुर्गों को ये 3200 रुपये पेंशन देने का काम साडी सरकार कर रही है, परंतु पंजाब के विच वो 1500 ते 2500 बढ़ाने की गल की गई सी, परंतु 2500 रुपये भी उन्होंने ये पेंशन नहीं बढ़ी सी। उन्होंने अज भी 1500 रुपये, वो भी 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद
और इत्थे जो कर्मचारी ने उन्होंने अपनी सैलरी नहीं मिल रही है जी। तो बड़ा पंजाब एकदम इन्हां दी जो सोच है कि जो इन्होंने पंजाब नूं सजाबाग दिखा करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसके ऊपर काम नहीं किया कि लोगों की सुविधाएं, लोगों नूं जो कम सरकार तय करके वोटां लीतियां ने कि उन्होंने पूरा किया जाए, वो कोई कम नहीं। सर बड़िया से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइंस में आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये मॉक ड्रिल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आपातकालीन स्थिति से बचाव और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों के कर्मियों और स्वयं सेवकों को इस आयोजन में योगदान के लिए हृदय से बधाई दी और इसे सफल बनाने पर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास आपात स्थितियों में समृद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता को बढ़ाते हैं। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत माता के महान सपूत, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है, इस अवसर पर नेताजी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले सभी नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित विभाग के कार्मिकों और स्वयंसेवकों को इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार मॉक ड्रिल के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास से मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टरों से महंत नित्य गोपाल दास के उपचार को लेकर बातचीत की और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महंत जी के प्रति अपनी संवेदनाएं और इसके साथ ही इच्छा व्यक्त की है। मुलाकात के दौरान अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस भेंट को संत समाज और श्रद्धालुओं ने संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक बताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा महाआरती और स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां नर्मदा की महाआरती की और श्रद्धालु के साथ नर्मदा पूजन में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने मां नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जन सहभागिता को अत्यंत ही आवश्यक बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाआरती के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के जयकारे लगाए। दावोस दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ती पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि देश आर्थिक रूप से तेजी से शक्ति संपन्न हो रहा है और दुनिया भर के प्रतिनिधि मंडल की तुलना में भारत का दल सबसे बड़ा था, जो देश की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे उद्योग को बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में यदि किसी राज्य ने सबसे तेज गति से विकास किया है तो वह मध्य प्रदेश है। देश जिस प्रकार से आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न हो रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, यही कारण है कि दुनिया भर के देशों के दलों की तुलना में भारत का दल सबसे बड़ा था। और खास बात ये भी है कि सारे दल के अंदर 3 तो हम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे असम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी और कई उप मुख्यमंत्री मंत्रीगण, हमारे राज्य से मंत्री राकेश सिंह जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमारे भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी के साथ सेक्टोरल सत्र में जब बैठे तो हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहां हो रही है। ये घोर एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है और सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें से मध्य प्रदेश एक आया है। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमसे आगे केवल त्रिपुरा और तेलंगाना ही है। त्रिपुरा की आबादी बहुत थोड़ी सी है, तेलंगाना की आबादी भी नया एक राज्य बना है, लेकिन जिस ढंग से ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है, इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है, ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आजादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर, स्वस्थ कार्यप्रणाली के बलबूते पर, 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है, वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजों चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे, और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूंकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते हैं तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। अगर अपन गारमेंट्स, काटन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता। तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे।
पंजाब के होशियारपुर से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि एलईडी और 2 पिस्तौल यहां बरामद की गई हैं। बब्बर खालसा के इशारे पर रच रहे थे साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने होशियारपुर से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा संगठन के इशारे पर साजिश रच रहे थे। सुरक्षा बलों ने कहा है कि गिरफ्तारी से संबंधित बड़े हमले को रोका गया है और जांच लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होशियारपुर से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा संगठन के इशारे पर साजिश रच रहे थे। सुरक्षा बलों ने कहा है कि गिरफ्तारी से संबंधित बड़े हमले को रोका गया है और जांच जारी है। सुरक्षा तैयारियों को परखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में व्यापक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोरखपुर में भी इस अभ्यास का संचालन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारी और सुरक्षा एजेंसी और संबंधित विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान बिजली कटौती और आपातकालीन स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न परिदृश्य पेश किए गए। प्रशासन ने अस्पताल, पुलिस स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की तत्परता की भी प्रशिक्षण किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों और अधिकारियों को आपात स्थिति के प्रति सतर्क करना और वास्तविक हालात में समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना बताया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान तमाम जानकारी और लोगों को यहां जागरूक किया गया है। सुरक्षा तैयारी को परखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में व्यापक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोरखपुर में भी इस अभ्यास का संचालन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी और संबंधित विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान बिजली कटौती, आपातकालीन स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न परिदृश्य पेश किए गए। प्रशासन ने अस्पताल, पुलिस स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की तत्परता का भी प्रशिक्षण किया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों और अधिकारियों को आपात स्थिति के प्रति सतर्क करना और वास्तविक हालात में समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना बताया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले होशियारपुर पुलिस ने शहर के होटलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। डीएसपी सिटी देवदत्त शर्मा ने बताया कि सुरक्षा दृष्टि से होटलों में ठहरे व्यक्तियों के पहचान पत्र जांचे गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहचान पत्र किसी को भी रूम ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि होटलों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि फिलहाल कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। और पंजाब के होशियारपुर से बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां गणतंत्र दिवस से पहले होशियारपुर पुलिस ने शहर के होटल में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। डीएसपी सिटी देवदत्त शर्मा ने बताया कि सुरक्षा दृष्टि से होटलों में ठहरे व्यक्तियों के पहचान पत्र जांचे गए हैं और निर्देश दिए गए हैं बिना पहचान पत्र किसी को भी रूम ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि होटलों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि फिलहाल कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। आज हमने सरप्राइज चेकिंग होटलों की है कि हमारे 26 जनवरी के जहां अरेंजमेंट्स हैं तो उनकी सुरक्षा को लेके हमने ये चेकिंग की है। पहले शहराज होटल की है और ये प्रेसिडेंसी होटल है, और इन दोनों होटलों में इनका रिकॉर्ड चेक किया गया है कि बिना आइडेंटिटी कोई भी रूम आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इनको वार्न किया गया अगर ये करते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो अभी रिकॉर्ड की इनकी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं ये भी, और वो होटल दूसरे वाला भी, मॉडल टाउन वाला सिराज होटल भी, उसका भी रिकॉर्ड ले लिए, और उसके बाद जो गलत पाया गया उसके खिलाफ हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। लगातार इंटरनेट मीडिया पे धमकियां दी जा रही हैं 26 जनवरी को लेकर, उसको लेकर भी इनपुट है आपके? बिल्कुल इनपुट है, हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। डे नाइट पेट्रोलिंग निकाली हुई है, अभी भी हम जगह जगह जाके सराय होटल और इसी समय भी चेक कर रहे हैं, और डे नाइट राउंड द क्लॉक हम इसको मेंटेन रखेंगे। सर कोई संदिग्ध पाया तो नहीं गया कोई? फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई। जब भी ये कोई ऐसी चीज आती है तो हम केस रजिस्टर करेंगे। ठीक।
जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। भद्रवाह में हुई भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई दिखाई दी है। भलेसा क्षेत्र के डोडा जिले में भी लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं राजौरी जिले के पीर पजाल क्षेत्र में भी जमकर बर्फ गिरी है। सड़कें प्रभावित हैं और इसके साथ ही रामबन जिला पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ नजर आया है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। उधर उधमपुर में ताजा बर्फबारी के बाद पंचारी पहाड़ियों का इलाका भी बर्फ से ढक गया है, जिससे क्षेत्र का नजारा बेहद ही आकर्षक बना हुआ है। प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। लोगों से आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और लोग इसका आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बता दें कि स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यातायात बाधित हो रहा है। जनजीवन पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भलेसा क्षेत्र के डोडा जिले में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं राजौरी जिले के पीर पंजाल क्षेत्र में जमकर बर्फ गिरी है, जिसके चलते कई सड़कें बाधित हो गई और यातायात प्रभावित हुआ है। रामबन जिला पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढका नजर आया, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। और इसके साथ ही बता दें कि उधमपुर में ताजा बर्फबारी के बाद पंचारी पहाड़ियों का इलाका भी बर्फ से ढक गया है, जिससे क्षेत्र का नजारा बेहद ही आकर्षक हो गया है। प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। लोगों से आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है, लोग इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इस लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आया है। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हम सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है, जहां एक और स्थानीय लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटक इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।